अजीज़ तलबा, मेरा आज का लेक्चर शफ़ी अकील की तहरीर करदा लोक कहानी पर मुश्तमिल है। लोक कहानी का नाम चुगलखोर। हम कहानी का मुख्तसर खुलासा भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले शफ़ी अकील के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और तर्ज़ तहरीर की खसूसियात। अरसा हयात 1930 से 2013 पर मुश्तमिल। 1930 में लाहौर में पैदा हुए, 1950 में कराची मुंतकिल हुए। एक रिसाले नमकदान और उसके बाद बच्चों के रिसाले भाईजान के मुदीर मुकर्रर हुए और फिर रोज़नामा जंग से वाबस्ता हो गए, जहां उन्होंने 60 बरस से ज़ायद खिदमत अंजाम दी। वो रोज़नामा जंग के मैगज़ीन एडिटर, अखबार जहां के एडिटर और डायरेक्टर एडिटोरियल भी रहे। उन्होंने पंजाबी की लोक कहानियों को जमा किया। बाद में उनकी ये किताब यूनेस्को से अंग्रेज़ी और दूसरी कई ज़बानों में भी शाया की गई। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की दीगर लोक कहानियों को भी उर्दू में मुंतकिल किया। ये कहानियाँ 11 जिल्दों में शाया हो चुकी हैं। शफ़ी अकील को सैरो सियाहत से भी गहरी दिलचस्पी थी और उनके सफ़रनामे कई किताबों पर मुश्तमिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ पेश किया। उन्हें दाऊद अदबी इनाम और खुशहाल खान खटक अवार्ड भी दिए गए। 6 सितंबर 2013 को रहलत फरमाई। अब उनकी अदबी हैसियत। शफ़ी अकील उर्दू अदब और सहाफ़त का एक अहम नाम है। उन्होंने शायरी, सवाने निगारी, अफसाना निगारी, सफ़रनामा, नावल निगारी, तंज़ो मिज़ा, रिपोर्टाज और तराजुम से उर्दू अदब को मालामाल किया और मुख्तलिफ ममालिक समेत पंजाब की लोक कहानियों और दास्तानों पर मुश्तमिल 10 किताबें मुरतब की। वो अपनी ज़ात में एक अदबी इदारा थे। अब उनकी तर्ज़ी तहरीर की खसूसियात। उनका लोक दास्तानों का ज़ख़ीरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़बान की सादगी उनकी तहरीर की नुमायाँ खूबी है। उनकी तबीयत की सादगी उनकी तसानीफ में भी छाई नज़र आती है। यही वजह है कि उनकी तहरीरें हर उम्र और हर तबके के लोगों में मकबूल हैं। उनकी लोक कहानियों में माशरती माहौल की अक्कासी की गई है, जिसके ज़रिए कारी बाआसानी कहानी के माहौल को समझ सकता है। ज़बान और बयान का उम्दा इजहार उनकी इस खूबी को दो चंद कर देता है। उन्हें अपनी मिट्टी और अपनी रिवायात से बेहद लगाव था, जिसका अंदाज़ा उनकी तहरीरों से बखूबी लगाया जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों के अदब को कौमी ज़बान में मुंतकिल करके कौमी सतह पर रोशनास कराया। मुताले की वुसअत और गहरी कुव्वत मुशाहिदा की बदौलत उन्होंने इस अहम काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। इसी कुव्वत मुशाहिदा और बारीक बीनी की बदौलत उनकी कहानियाँ मंजर कशी के हवाले से अपनी मिसाल आप हैं। अहमद नदीम कासमी ने उनके फ़न को सराहते हुए कहा था कि दौरे हाजिर में ये एज़ाज़ सिर्फ शफ़ी अकील को हासिल है कि तरतीब व तालीफ के लिए पूरी ज़िंदगी लगन और काविश के साथ वक्फ कर दी और गैर फ़ानी कारनामे बतौर यादगार पेश किए। एक और नक्काद का कहना है कि उनकी कहानियाँ वैसी ही सबक आमोज़ हैं जैसी गुलिस्तान सादी की हिकायतें। अब इनकी कहानी, जो लोक कहानी लिखी गई चुगलखोर, उसका खुलासा। कहा जाता है कि अच्छे वक्तों में एक गांव में एक शख्स था जिसकी आदत चुगली खाने की थी, एक की बात दूसरे से करने की थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद अपनी आदत को नहीं छोड़ सका था और इसी वजह से चुगलखोर मशहूर हो गया था। बारहा उसने इरादा किया कि वो किसी से किसी की चुगली नहीं खाएगा, लेकिन हर बार वो अपने इरादे में नाकाम हो जाता। अपनी आदत से मजबूर था और उसी की वजह से उसे कोई काम काज भी नहीं मिलता था। अब वो बेकार हो चुका था।
ملازمت کی بہت کوشش کی، نہ ملنے پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تو اتنے برے حالات تھے کہ اس نے تمام سرمایہ ختم ہونے کے بعد ایک ایک کے پاس گیا، لیکن اس کی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے کوئی بھی اسے اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس کی عادت سے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت فاقوں تک پہنچی تو اس نے سوچا کہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور دوسرے گاؤں جا پہنچا۔ وہاں ایک نئے گاؤں میں جانے کے بعد اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ملازمت پر رکھ لے، کیونکہ اسے کھیتی باڑی کا کام آتا ہے اور وہ اچھی طرح سے اسے انجام دے سکتا ہے۔ اب کسان کو بھی ملازم کی ضرورت تھی، کام کاج زیادہ تھا، کھیتوں کے کام کاج میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا۔ تو اس نے چغل خور سے پوچھا کہ اسے تنخواہ کس قسم کی چاہیے۔ چغل خور نے جو تنخواہ کے بارے میں کہا وہ یہ تھا کہ روٹی کپڑا تو مجھے آپ دیں، لیکن اس کے ساتھ صرف ایک بات کی اجازت دیں۔ کسان کو یہ ایک بات والی عجیب سی شرط لگی، لیکن اس نے پوچھا کس بات کی اجازت؟ چغل خور نے کہا آپ صرف مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ کسان کو یہ بڑی عجیب بات لگی، لیکن اس نے سوچا کہ مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے، اور اگر ایک چغلی کھا لیتا ہے وہ بھی 6 مہینے کے بعد تو کھا لے، میری بلا سے میرا کیا بگاڑ لے گا، اور میرے کون سے راز ہیں جو یہ کسی کو ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ چغل خور نے کسان کے پاس ملازمت کر لی، کام بھی اسی کا کرتا تھا، اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا، صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، گاہی کرتا، اسی طرح اس سارے کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے، کسان کو بات بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی، اور کسان یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ چغل خور کو کسان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے۔ 6 ماہ سے اب تک اپنی عادت پہ اس نے جبر کیا ہوا تھا، لیکن معاہدے کی مدت ختم ہو رہی تھی اور اب اپنے آپ پر وہ قابو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے میں کسان کی چغلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک دن کسان کھیتوں میں موجود تھا، گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی، تو چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور ہمدرد بنتے ہوئے اسے یہ بات کہی کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے، اس نے یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کسان کی بیوی کو بہت زیادہ حیرت ہوئی، اور چغل خور کو جب لگا کہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھ رہا ہے تو کہا کہ یقین نہیں آتا تو آزما کے دیکھ لو۔ کسان کی بیوی نے پوچھا کیسے؟ تو چغل خور نے کہا کہ جو آدمی کوڑھی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں، تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا جب میں کھیتوں میں کسان کا کھانا لے کر جاؤں گی تو اس کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ اب وہاں سے بات کی اور سیدھا کھیتوں کی طرف کسان کے پاس پہنچا۔ اسے کہا کہ تم دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہو اور تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان حیران ہوا، تو چغل خور نے کہا کہ وہ تو پاگل پن میں آدمی کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا، تو اس نے کہا کہ چغل خور نے کہا کہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے آ گیا اور اس کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر کہا کہ تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو، اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے، اور اتنے برے طریقے سے مارتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کسان کے سالوں نے کہا کہ ہماری بہن نے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہمیں بتایا۔ چغل خور نے کہا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔
वरना किसान तो इसे इस बुरी तरह पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने मारता है। भाइयों के इस्तफसार पे उसने कहा कि तुम लोग समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूं, तो कल दोपहर को तुम्हारी बहन जब खाना लेकर खेतों में जाएगी, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, हम कल खेत में छुपकर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत हुआ और सीधा किसान के भाइयों के पास गया। उनसे जाकर कहने लगा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग एक मां के बेटे हो, फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई मुसीबत में है, तुम्हारे साले, उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। उसके भाई परेशान हो गए तो चुगलखोर ने कहा कि वो बेचारा अपनी शराफत की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे कि हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। चुगलखोर ने कहा कि अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को खुद आकर अपनी आंखों से देख लेना। किसान के भाई भी गुस्से में आ गए कि अच्छा, कल हम देखेंगे कैसे वो हमारे भाई को हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। चुगलखोर ने सबसे बातें की और वापस आके अपने काम काज में लग गया। किसी को कानू खान खबर ना हुई कि वो कहां गया था और कहां से आया है। अब अगले दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने उसे देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत देख रहा था, और जो ही वो छाछ का मटका और रोटियों की चंगेरी जमीन पर रखकर बैठी, किसान पीछे हट गया। बीवी रोटियों की चंगेर आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सरक आई तो किसान के हाथ ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने झपट कर कलाई पकड़ ली और चाटने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन किसान उछल कर पीछे हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है, और बीवी को लग रहा था कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, पांव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई लगा दी। जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाना शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर आ गए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था, उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी। फिर वो भला कैसे यकीन ना करते। सारे के सारे किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं हमारी बहन को किस तरह मारते हो। आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने भी देख लिया। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पल पड़े। वो सर फटावल हुई कि वो लाठियां चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द से खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग आए और उन्होंने बीच बचाव करा के एक दूसरे से अलग किया। गुस्सा कम होने पर अब सबने अपनी अपनी बात बताई कि नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। जब सबने अपनी बात बता दी तो पता चला कि चुगलखोर का किया धरा है, और उस सब मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले। उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहा जाता है कि आज भी अब तक चुगलखोर का पता नहीं चल सका। आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। उसे डर है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली तो किसान, उसके साले, उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर खुद को चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। आप चुगलखोरी के नुकसानात पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि चुगलखोरी के नतीजे में रिश्ते नाते तबाह बर्बाद हो जाते हैं, बदगुमानियां बढ़ जाती हैं और इस कदर बढ़ती हैं कि लोग एक दूसरे की सूरत तक देखने के रवादार नहीं होते। इसके नतीजे में घरों के घर उजड़ जाते हैं और तबाही और बर्बादी मुकद्दर बनती है। और जहां तक देखा जाए इज्जत को, तो चुगलखोर की भी कोई इज्जत बाकी नहीं रहती। ना उसे उसके घर वाले कबूल करते हैं, ना उसके रिश्तेदार उसे मुंह लगाते हैं। हद तो ये कि वो मुआशरे में भी जलील और रुस्वा हो जाता है। अब इस कहानी के मरकजी ख्याल पर बात करेंगे। शफी अकील ने इंतहाई दिलचस्प अंदाज में एक अखलाकी बुराई की तरफ तवज्जो दिलाई है। सिर्फ जबान के लुत्फ के लिए एक दूसरे की चुगली की जाती है, जो कई फितना अंगेजियों का बाइस बनती है। घरों के घर उजड़ जाते हैं,
खुद चुगलखोर माशरे में जलीलो ख्वार हो जाता है, लेकिन सब बुराइयों के बावजूद वो चुगली जैसी कभी बुराई से बाज नहीं आता। और अब कहानी का तनकीदी जायजा। शफी अकील वैसे भी तमाम तर अपनी तहरीरों में सादगी का ख्याल रखते हैं, और यही सादगी और सलासत उनकी इस तहरीर में भी बदरजा अतम हमें नजर आती है। वो अक्सर मुख्तलिफ समाजी हकायक को लेकर उन पर मौजूद उन कहानियों को बयान करते हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे सकाफती विरसे के तौर पर चली आ रही हैं। इसीलिए इनकी कहानियां समाजी हकीकत की अलमबरदार होती हैं। कहानी में रब्तो तसलसल भी मौजूद रहता है, कारी की दिलचस्पी बरकरार रहती है, और कहानी नवीसी का बुनियादी उसूल जुजियात निगारी है, जिसके जरिए कहानी आगे बढ़ती है। शफी अकील इसका भी ख्याल रखते हैं, कहानी के लिए मौजू अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं और मंजर निगारी को भी अपनी कहानी का हिस्सा बनाते हैं। अजीज तलबा, इसके साथ मेरा आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।